यस सर। चलें, तो स्टार्ट करें हम लोग। यस सर। हाँ, तो सबसे पहले कुछ आप लोगों को पूछना है मुझसे। आप लोग पिछले सेशन में थे मेरे? I was यस सर, not there, पिछला sir. सेशन तो अटेंड हम लोग ने किया But था। पिछला सेशन अटेंड किया था आपने? ओके, तो वेलकम सर्वेश, साक्षी, आयुष, दर्शना, ध्रुव, मुकेश, नरेन, पवन, तानिया, यश, काफी स्टूडेंट्स हैं। तो स्टार्ट करें हम गुड लोग। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, तो आई थिंक वॉइस क्लियर होगी सभी को। yes, sir. यस चलिए, तो हम लोग सीधे इंटरव्यू सेशन के पॉइंट पे, टू द पॉइंट आ जाएं। यस सर। सभी लोग आंसर दें मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए sir. चलिए, तो यस सर। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को मतलब कॉल आ चुका है कंपनी से, शॉर्टलिस्ट किए जा चुके हैं आप? So, एनीबडी? yes, sir. कौन? सर्वेश? Yes, sir. सर्वेश शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं आप? Yes, sir. बहुत बहुत बधाइयां भैया, Thank you, sir. है कि नहीं? छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। वो वाली फीलिंग आ रही होगी अब तो। Yes, sir. चलो, ये तो अच्छी बात है। तो जो है, तो सर्वेश कौन सी कंपनी से आपको शॉर्टलिस्ट किया है? सर, अभी तक जो भी कंपनी से शॉर्टलिस्टिंग है सबसे शॉर्टलिस्ट किया है, सारों से। आईटीसी, ट्राइडेंट, देन आईटीडीसी, पीएसयू में, और फिर आपकी टीपीएम वॉइस मुझे कंसल्टेंट। कम क्यों आ रही है? सर, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? अभी ठीक हाँ, आवाज आ राइट रही है? नो यू आर ऑडिबल, बट लिटिल बिट देयर इज इशू ऑफ वॉइस। सर, मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक जितनी भी कंपनीज आई है सबकी शॉर्टलिस्टिंग आई है दिल्ली से, तो सारे की शॉर्टलिस्टिंग आए हैं। ट्राइडेंट की, टीपीएम कंसल्टेंट्स, देन। अच्छा, ट्राइडेंट, ट्राइडेंट ने भी शॉर्टलिस्ट किया है आपको? यस सर। क्या बात है, वेरी नाइस। थैंक यू यार, तो सर। ट्राइडेंट का तो पैकेज वैकेज भी जोरदार होगा फिर। हाँ सर, हाईएस्ट पैकेज कोट किया बाकी उन्होंने। बाकी लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? ट्राइडेंट से ऑफर आया है, बाकी लोगों को जेलसी तो नहीं हो रही है? नहीं सर। आप लोग अपना वीडियो चालू कर लीजिए ना। सबने अपना वीडियो क्यों बंद कर रखा है? वीडियो ऑन रखो तो थोड़ा दिखते रहते हैं सब लोग। ये देखो, आयुष कितना मासूम दिख रहा है। हाँ हाँ, यश तो जो है घर में घूमता हुआ नजर आ रहा है। साक्षी, हाँ साक्षी दिख चुकी है। और दानिया, आलम भी, सब लोग वीडियो ऑन रखो यार, थोड़ा देख के बात होगी तो ठीक लगेगा। पवन, ध्रुव। ओ, यश ने कह दिया सर मैं ऑफिस में हूँ। ठीक बात है। चलिए, तो ट्राइडेंट तो आई थिंक मेनली होटल बिजनेस में है और टेक्सटाइल बिजनेस में ही, सर्वेश। यस सर। सर, टेक्सटाइल, केमिकल, एनर्जी, यार्न, हाँ, बेडशीट, मेनली टॉवल, सब टेक्सटाइल यस से, सर। मेनली मेनली टेक्सटाइल से। टेक्सटाइल, यस सर। अभी चलिए, हम तो मैं न्यू पहला, स्कोप भी हम कर रहे लोग हैं। थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सेशन ही चालू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। देखिए, बहुत इंटरव्यू में आपसे कोई बहुत ज्यादा एडवांस इंडेस की बातें नहीं पूछी जाएंगी। आपसे अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला सेशन देखा होगा तो मैंने वो पूरा फंडामेंटल्स पर लिया था और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरा पिछला सेशन जो रिकॉर्डेड है वो नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखें, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और चलिए, तो हम लोग सीधे आते हैं कि भाई, जिसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो सर्वेश आपको पता होना चाहिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नेट प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का होता है। नेट प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का होता है। एज एन इंटरव्यूअर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट? और
कौन सा इंडेस एप्लीकेबल है इस पर, नेट प्रॉफिट पर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर? इज देयर इज एनी इंडेस? सर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स तो नहीं है। इंडेक्स वन में जो प्रेजेंटेशन है उस पे है। एंड सर नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस ऐसा है कि इन नेट प्रॉफिट वी कंसिडर ऑल दी नहीं नहीं वी नहीं नहीं नहीं, यू आर रॉन्ग हियर। नेट प्रॉफिट पे क्लियर कट इंडेस है। विच वन? इंडेस 8 क्या है पता है आपको? सर इंडेक्स 8 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज। यस, अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। आई मिस दैट राइट। यस यस। तो इंडेस 8 जो है वो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा उस पर आएगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना वो एज पर इंडेस 8 ही बनता है, जिसको हम पहले एस 5 कहते थे। क्लियर? ओके सर। यस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने पर कोई इंडेस नहीं है, ऐसा कोई भी इंडेस नहीं है जो कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कराता हो। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि फिर भी किस इंडेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बातें होती हैं तो शायद आप बता पाए इंडेस 3, इंडेस 7, जो कि एस 3 हुआ करता था, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश उसमें हम जब फ्लो। इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाते हैं तो वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होता है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, जैसे इनको ट्राइडेंट से कॉल आई है और ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज, इवन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इवन कई इंडस्ट्रीज में, जहां पे सर्विस इंडस्ट्री के अलावा की बात करूंगा मैं, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में नेट प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को दिया जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैंने पहले पूछा कि भाई इस पे कौन से इंडेक्स एप्लीकेबल है, वो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। अब मुझे ये बताइए कि इंडेक्स के बाद नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? व्हाट इज, हाउ इट इज कैलकुलेटेड? सर रेवेन्यू में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। किसमें से? सर रेवेन्यू एंड अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से लेस करेंगे तो विल गेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट। वापस बोलिए, किसमें से किसको लेस करते हैं? सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड टोटल एंड अदर इनकम्स को ऐड करने के बाद उसमें से जब हम लोग ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंसेस इनकम? लेस। नो 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 नो। हाँ ठीक है, चलिए बोले बोले, फिर क्या करते हैं? एक्सपेंस में से लेस करते हैं तो क्या आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं सर। तो ऑपरेटिंग? सर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ईबीआईटी। बिल्कुल गलत आंसर है। देखिए यही बात होती है कॉन्सेप्ट की। इंटरव्यू में आपसे कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछेगा, वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेगा। और आपने अगर अपने सीवी में, बायोडाटा में अगर लिख दिया आपने कि भाई मेरा हमारा इंटरेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है या ऑडिटिंग अकाउंटिंग में है, तो फिर आपको उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, तो ऑल इनकम और ऑल एक्सपेंसेस डिडक्ट होंगे। नेट प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस। इज दिस क्लियर? यस चाहे सर। वो इनकम और एक्सपेंस, सुनिए, चाहे वो इनकम और एक्सपेंस ऑर्डिनरी एक्टिविटी से हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से। ऑर्डिनरी एक्टिविटी में ऑपरेटिंग से हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग से, नॉन ऑपरेटिंग में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हो या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। बिजनेस में होने वाली कोई भी एक्टिविटी, वेदर इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी, वेदर इट इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी, वेदर ऑर्डिनरी में ऑपरेटिंग, वेदर नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग में वेदर इन्वेस्टिंग, वेदर फाइनेंसिंग, सारी इनकम में से सारे एक्सपेंस माइनस होते हैं तो आता है नेट प्रॉफिट और लॉस। लेकिन अगर मैं केवल ऑपरेटिंग इनकम लूंगा इंटरेस्ट और और एक्सपेंस को उसमें माइनस से नहीं मैं करेंगे। केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा, मतलब ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी की इनकम आई ना एक्सपेंस आए, और ना कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम और एक्सपेंस आए। आपने मुझसे बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम जोड़ते हैं, अदर इनकम में तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ सकती है। अदर इनकम में नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आ सकती है, इंटरेस्ट डिविडेंड की, वो नॉन ऑपरेटिंग है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूंगा, डिडक्ट करूंगा, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। इज दिस क्लियर?
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यहां तक कि जो ये जितनी भी नवरत्न महारत्न कंपनीज है, पीएसयूज हैं, इनमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो एन इंटरव्यूअर कैन आस्क यू, आपसे वो पूछ सकते हैं कि भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एज एन इंटरव्यूअर आपसे पूछता हूं मैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेप्रिसिएशन, एंड ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट। सर जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है जैसे डेप्रिसिएशन, सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, बट कैश प्रॉफिट कंसिडर करते समय हम लोग नहीं करेंगे, मतलब कैश प्रॉफिट विल बी मोर, क्योंकि डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करेंगे उस टाइम पर। हाँ, मतलब थोड़ा सा देखिए यहां पर ध्यान दें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बेसिक कैलकुलेशन होता है बिजनेस की जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे माइनस होंगे, राइट? चाहे वो इनकम कैश में हो या नॉन कैश में, चाहे वो एक्सपेंस कैश में हो या नॉन कैश में। इज दिस क्लियर? लेकिन अगर ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होंगे, लेकिन इनकम सिर्फ कौन सी आएगी? कैश। मतलब ऐसी इनकम जो ऑपरेटिंग भी है और जो कैश भी है वो लेंगे, और ऐसे एक्सपेंस लेंगे जो ऑपरेटिंग भी है और कैश भी है। नॉन कैश आइटम्स यहां पर आएंगे ही नहीं। इज दिस क्लियर? तो सारी इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट या लॉस आता है। ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, चाहे वो कैश हो चाहे नॉन कैश। लेकिन अगर ऑपरेटिंग कैश इनकम में से ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस माइनस किए जाएंगे तो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कैश कैश प्रॉफिट प्रॉफिट आएगा। आएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कभी भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आएंगी ही नहीं और ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आएंगी। इज दिस क्लियर? ध्रुव, Yes, sir. यश, पवन, यस सर। हाँ, चलिए। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है, देखिए डेप्रिसिएशन कैश आइटम है या नॉन कैश आइटम? नॉन कैश आइटम। वेरी गुड। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमने सैलरी पे की 1,000 रुपए और पे करना बाकी है 100 रुपए, तो हमारा टोटल सैलरी का जो एक्सपेंस है वो 1,100 रुपए का है। ये हमने पे कर दिया, मतलब इसके बदले में कैश चला गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितनी सैलरी कैश है और कितनी नॉन कैश सैलरी है? क्या आउटस्टैंडिंग, मेरा क्वेश्चन समझिए, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम, आउटस्टैंडिंग सैलरी कैश आइटम है नॉन कैश आइटम है? सर कैश आइटम ही है सर, कैश एनीबडी? आइटम है, सर्वेश, कैश आइटम है सर। आउटस्टैंडिंग सर सैलरी कैश कैश आइटम, आइटम है नॉन कैश? सर कैश आइटम है क्यों? सर, क्योंकि वी हैव टू पे कैश फॉर इट, एट दी एंड हम लोग को कैश पे करना पड़ेगा, हम लोग कैश फ्लो को इम्पैक्ट करेगा वो। मतलब नॉन कैश आइटम क्या होते हैं? जो कभी कैश में होंगे ही नहीं। कभी कैश कभी कैश फ्लो इम्पैक्ट ही नहीं कर सकते सर, यस वो सिर्फ यस, अकाउंट वेरी एडजस्टमेंट के करेक्ट, लिए वेरी है। करेक्ट। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी भी कौन सी आइटम है? ये कैश आइटम है, कैश कैश आइटम। आइटम। ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली इसका पेमेंट तो कैश में ही होगा ना, कैश और कैश इक्विवेलेंट में। इज दिस क्लियर? मेरा यस सर। एक और एग्जाम चीज पूछूंगा मैं आपसे। यहाँ पे हमने 1,000 रुपीज की परचेस की, ये परचेज हमारा एक्सपेंस है, हमें 100 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड 900 रुपीज इज अवर, हमें पेमेंट करना होगा। तो बोलते डिस्काउंट रिसीव्ड है, पर कभी भी 100 रुपए रिसीव होते हैं क्या? नहीं। हमने 1,000 रुपए की सेल की, हमने हमने सेल की, हमने 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउ 100 रुपए में किसी को देने पड़े क्या? नहीं। डिस्काउंट रिसीव, अगर मैं बोलूं डिविडेंड रिसीव तो वाकई में कैश मिला है, अगर मैं कहूं इंटरेस्ट रिसीव तो वाकई में कैश मिला है। मिला है। क्लियर? लेकिन मैं बोल रहा हूं डिस्काउंट रिसीव, क्या मुझे 100 रुपए मिले हैं? नहीं। तो ये कैश आइटम है या नॉन कैश?
सर नॉन कैश आइटम है सर, क्योंकि कैश नहीं इन्वॉल्व नहीं है इसमें। नहीं नहीं नहीं, ये कैश आइटम ही है, क्योंकि इससे कैश फ्लो इफेक्ट हो जाएगा। मुझे क्रेडिटर्स को 1,000 रुपए ना देते हुए 900 ही पे करना पड़ेंगे। गेट माई पॉइंट? यस सर। ये सर तो 900 रुपए। अल्टीमेट चीज हम लोग को ये देखना है कि कैश फ्लो में इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में या यस, कैश दिस फ्लो इज द इम्पैक्ट आएगा पॉइंट। सर। ओके। अल्टीमेटली जो है डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। कोई चीज कैश में मिली नहीं और पे नहीं हुई, उससे कैश नॉन कैश डिसाइड नहीं होता। समझ गए? यस सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी भले ही अभी हमने पे नहीं की, अभी कैश नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैश आइटम है। कैश इट। डिस्काउंट रिसीव भले ही कैश में नहीं मिला, लेकिन उससे कैश फ्लो इफेक्ट होगा, वो कैश आइटम है। कैश आइटम। डिस्काउंट अलाउड नाम का खर्चा हमने पे किया ही नहीं, ना कभी पे करना है। ये हमें अल्टीमेटली डेटर से 1,000 की जगह 900 रुपए मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि डेटर मुझे 1,000 रुपए देगा और मैं 100 रुपए उसे डिस्काउंट अलाउ करके कैश दूंगा। नो, कभी भी डिस्काउंट अलाउड कैश में होगा ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैश आइटम है। इज दिस क्लियर? यस सर। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से। इंड एस 103 एंड इंड एस 110, इनमें से कौन सा इंडेस कंसोलिडेशन पर एप्लीकेबल है? सर 110 110 103 दोनों ही एप्लीकेबल है सर। 103 मोस्टली बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए है, जिस मोमेंट में बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है, एंड एवरी सब्सिक्वेंट ईयर पे 1110 एप्लीकेबल हो जाता है। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। 10 दोनों ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन जब पहली बार कंसोलिडेशन होता है, फर्स्ट टाइम, पहली पहली बार जब कंसोलिडेशन होता है, तो 103 के हिसाब से होता है। क्लियर? यस सर। लेकिन उसके बाद जितनी भी रिपोर्टिंग डेट्स आएंगी, कंसोलिडेशन 110 के हिसाब से होगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्लियर? यस सर। चलिए, देखिए ये कई सारी जो कंपनीज आपके पास आएंगी, उनमें डेफिनेटली फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। इंडेस कौन सा एप्लीकेबल है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पर? इंडिया 21 21। इंडेस 21। यस सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं इनकम और एक्सपेंस कब मॉनेटरी होते हैं, कब नॉन मॉनेटरी होते हैं? सर और अगर एसेट कोई और लायबिलिटी कब मॉनेटरी होती है, कब नॉन मॉनेटरी होती है? इनकम एक्सपेंस के बारे में बताएं पहले। What do you mean by monetary and non-monetary? Because Ind AS 21 डील करता है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम्स पर। सर वो मॉनेटरी तब होंगे जब अगर अगर हमारा फ्यूचर में उससे कुछ रिसीवेबल या फिर पेबल है, और नॉन मॉनेटरी वो तब होंगे अगर हमें फ्यूचर में उससे कोई रिसीवेबल या पेबल नहीं है। नहीं नहीं, दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर। मैं आपसे पूछता हूं, भाई आपसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूं आपका, आप क्वेश्चन मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इनकम और एक्सपेंस को कब हम मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का क्राइटेरिया क्या होता है, और इस पर कौन सा इंडेस एप्लीकेबल है? सर इनकम एंड एक्सपेंसेस का सर ऐसे कोई मॉनेटरी आइटम नॉन मॉनेटरी आइटम का बाइफरकेशन नहीं है। मतलब बैलेंस शीट आइटम्स पर है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम का बाइफरकेशन। तो इनकम और मॉनेटरी और देखो, जनरल मीनिंग ऑफ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी तो होता है कि जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी, जिसको मॉनेटरी मनी में यस। मेजर नहीं कर सकते वो नॉन मॉनेटरी। इज दिस क्लियर? लेकिन ये यस। गलत है। जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते उसकी बात तो हम अकाउंट्स में करेंगे ही नहीं, क्योंकि अकाउंट्स में करेंगे तो नहीं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ही चलता है। तो एक बात तो दिमाग में फिट कर लेना, चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी, दोनों ही मनी मेजरेबल होते हैं। क्लियर? राइट राइट। ये बहुत बड़ा मिथ है क्रिएटेड स्टूडेंट्स के बीच में कि सर जिसको मनी में मेजर करते हैं वो मॉनेटरी, जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते वो नॉन मॉनेटरी। ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग में एवरीथिंग इज मनी मेजर्ड होगा। क्लियर? यस सर। तो मॉनेटरी आइटम हो या नॉन मॉनेटरी आइटम हो, सब मनी में मेजरमेंट होता है। वो तो मनी मेजरमेंट के बिना तो अकाउंटिंग होती ही नहीं है। हाँ जी, चलिए। तो आज सुने ध्यान से, इनकम और एक्सपेंस में मॉनेटरी तभी होता है जब ट्रांजैक्शन कैश में होता है। जैसे मेरे को गवर्नमेंट ने ग्रांट दी 1,00,000 रुपए,
तो ये मॉनेटरी ग्रांट है। इज दिस क्लियर? इंड एस 20। लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे 1 लाख रुपए देने की बजाय मशीनरी दे दी, तो ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट है। तो कैश में है तो मॉनेटरी और काइंड में है तो नॉन मॉनेटरी। समझ गए? हम्म। और नॉन मॉनेटरी का मतलब ये नहीं कि मनी मेजरमेंट नहीं है, वो नॉन मॉनेटरी ग्रांट है। बिना मन अकाउंटिंग में मनी मेजरमेंट ना हो ऐसा तो होता ही नहीं है। चाहे मॉनेटरी आइटम हो चाहे नॉन मॉनेटरी आइटम, सबका मनी मेजरमेंट होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस। तो इनकम और एक्सपेंस के केस में याद रखिएगा, कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है। लेकिन जब जब इनकम, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो इंडेक्स 115 लग जाएगा। जब हम गवर्नमेंट ग्रांट की बात करेंगे तो इंडेक्स 20 लग जाएगा। जब हम लीज रेंट की बात करेंगे तो इंडेक्स 116 लग जाएगा। कोई भी इनकम और एक्सपेंस में कई सारे इंडेक्स हैं। तो जब जब इनकम कैश या कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास आएगी, कैश चेक के थ्रू, तो वो मॉनेटरी होगी। एक्सपेंस जब जब हमें कैश में देना है, चेक से देना है, कैश इक्विवेलेंट में, तो मॉनेटरी होगा। लेकिन आपको मेरे को सैलरी देनी है और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा घड़ी ले जाओ, मैंने कहा चश्मा ले जाओ, मैंने कहा माइक ले जाओ, मैंने कहा टेलीविजन ले जाओ, मेरा लैपटॉप ले जाओ, तो ये नॉन मॉनेटरी है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक। तो इनकम और एक्सपेंस के मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी डिपेंड करता है कैश और काइंड पर। अब हम आते हैं असेट और लायबिलिटी के मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी पर, जिस पर इंडेक्स 21 लगता है। बताइए। सर एसेट, मॉनेटरी एसेट या लाइबिलिटी मॉनेटरी तब होगा अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रिसीवेबल या पेबल है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब नॉन मॉनेटरी है सर। ये सब नॉन मॉनेटरी हैं। हाँ। इन्वेंट्री क्या है? नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी। वेरी गुड। क्यों? सर क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रिसीवेबल नहीं है इससे। क्योंकि असेट्स, देखो, जहां रिसीवेबल होगा वो असेट होगी, जहां पेबल होगा वो लायबिलिटी होगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ। तो बैलेंस शीट में अगर इन सब में अमाउंट लिखा है 10 लाख, तो इसका यह मतलब नहीं है कि इनके बदले में 10 लाख रिसीवेबल ही है। लैंड 10 का 11 में भी बिक सकता है, 9 में भी बिक सकता है। गुडविल का 10 लाख का 0 भी मिल सकता है, 1 करोड़ भी मिल सकता है। ठीक है ना? इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विचेवर इज लोअर पे आता है, तो इन्वेंट्री जो है वो 10 लाख लिखा है तो 11 में भी बिक सकता है, 9 में भी बिक सकता है। तो कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के तहत। बताइए। क्लियर? यस सर। डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब क्या है? मॉनेटरी। क्योंकि मैंने आपको गुड्स अगर बेचा और मैंने कहा 1 लाख रुपए मैं आपसे लूंगा, तो आप तय हो गया आज की मुझे 1 लाख लेने हैं। कई लोग बोलते नहीं सर ये भी कहां तय हुआ, बैलेंस बाद में बेड डेट हो गए तो। अरे बेड डेट की बात नहीं हो रही है, बाद में क्या होगा वो मालूम नहीं, दुनिया लुट जाएगी। लेकिन आज जो तय हुआ है वो तो फिक्स है ना? यस और नो? यस सर। मैंने बैलेंस शीट में आपसे, मैंने 10 लाख रुपए का आपसे लैंड खरीदा तो मुझे 10 लाख मिलेंगे, अब जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने अगर 10 लाख का माल बेचा तो मुझे आपसे 10 लाख लेने तय है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फिक्स वैल्यू हुई, डिटर्मिनेबल वैल्यू है, फिक्स। क्लियर? यस सर। यस सर। यस तो सर सर। डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक बैलेंस, ये लोन दिया हमने किसी को, ये क्या है? सो मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी है। अब मुझे बताना इन्वेस्टमेंट क्या है? मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, चाहे वो करंट इन्वेस्टमेंट हो चाहे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट क्या है? सर नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी? नॉन नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी। श्योर? यस सर। नो। अगर इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आज ये फिक्स नहीं है कि आपको कितना मिलेगा। जब वो कंपनी लिक्विडेट होगी तो कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी, तो ये नॉन मॉनेटरी है। इज दिस क्लियर? यस। प्रिफरेंस शेयर और डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, एफडी में इन्वेस्ट किया है बैंक की, तो ये मॉनेटरी है। क्योंकि ये तय होता है इशू करते वक्त ही कि रिडेम्पशन किस पे होगा। इक्विटी शेयर का रिडेम्पशन नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन, डिबेंचर का रिडेम्पशन कंफर्म होता है। प्रोस्पेक्टस में पहले ही दिन लिखा होता है कि रिडेम्पशन इस वैल्यू पर होगा, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। क्लियर? यस सर।
इसलिए डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट में भी मॉनेटरी में भी नॉन मॉनेटरी। और लाइबिलिटी साइड में अगर मैं आता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, ये क्या है? सर नॉन मॉनेटरी सर, मतलब अगर आप इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके हैं हाँ तो डिपेंड करता है, मतलब आपको यही सोचना है कि अगर अगर इनके बदले में फिक्स लाइबिलिटी आ जाती है तो वो मॉनेटरी है, क्या है वो? मॉनेटरी। और फिक्स लाइबिलिटी नहीं है तो नॉन मॉनेटरी है। इज दिस हाँ क्लियर? मॉनेटरी। यस सर। जनरली इक्विटी शेयर कैपिटल इज नॉन मॉनेटरी, लेकिन हाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर इज मॉनेटरी जनरली। मॉनेटरी जनरली। इंडेस 109 एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, कई बार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इक्विटी में चला जाता है, राइट? राइट। कई बार डिबेंचर भी इक्विटी में चला जाता है, राइट? हाँ क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लोन, क्या है ये? मॉनेटरी सब मॉनेटरी। मॉनेटरी आइटम्स हैं। Point. इज दिस क्लियर? यस सर। तो मॉनेटरी इनकम, मॉनेटरी एक्सपेंस का क्राइटेरिया अलग होता है, मॉनेटरी एसेट और लायबिलिटी का क्राइटेरिया अलग होता अलग है। होता है। गेट द पॉइंट? यस सर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं। तो मेजर क्वेश्चन आएगा, हाउ रेवेन्यू इज సరే रिकॉग्नाइज्ड। ఒకసారి నాన్న ఫోన్ చేసి పల్లీలు అడుగు ये ఇక్కడ आवाज పల్లీలు 5 రూపీస్ కి ఎన్ని వేయాలని అడుగు ये कौन है भाई? कौन है ये आवाज कैसी? कोई ऊपरी हवा का चक्कर तो नहीं है? ओ, ओ, सब ठीक है? आयुष, ध्रुव, जानवी, यस सर। यश, यस सर। यस सर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर कौन सा इंडेक्स एप्लीकेबल है? 115। 115। पहले रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर कौन से एस थे? 19 नहीं नहीं अकाउंटिंग नहीं स्टैंडर्ड। 7 7। 7 क्या रेवेन्यू रिकॉग्निशन पर हमेशा इंडेक्स पहले एस 9 होता था ना? यस सर। यस। तो क्या एस 9 खत्म हो गया? नहीं सर, जिसपे अभी तक इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं उस पे यस नहीं राइट, एप्लीकेबल उस है। पे एस 9 लगेगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की मुझे स्टेप्स बता सकते हैं आप? हाउ रेवेन्यू 5 इज स्टेप रिकॉग्नाइज्ड? मॉडल होता है। 5 स्टेप मॉडल है सर। आइडेंटिफाई द बिल्कुल Five बिल्कुल। step ये model. बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पढ़ के जाना, मतलब इंटरव्यू में पढ़ के जाना है आपको। 5 स्टेप यस मॉडल। सर। पहली स्टेप बोलिए। कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना। हाँ जी। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, पीओ, राइट? नेक्स्ट, यस। ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस, नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस टू ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन रेवेन्यू। प्राइस प्राइस टू का परफॉर्मेंस एलोकेशन, बिल्कुल ठीक। ऑब्लिगेशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हाँ बिल्कुल, पीओ सेटिस्फाई हो गया तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। यस सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो हर इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होगा ना? यस सर। यस सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लिसिट होना जरूरी है, इम्प्लिसिट भी चलेगा? दोनों चलेगा सर। पक्का? यस सर। यस सर। कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होगा या ओरल होगा? दोनों चलेगा सर। दोनों। दोनों। क्या ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड वैलिड है क्या लॉ, आइज ऑफ लॉ में? अभी लॉ में वैलिड नहीं है, मतलब ये कहने की लॉ में बात है, वैलिड नहीं ओरल है वोरल कुछ नहीं चलता लाइफ में। तो, बट कस्टम्स के हिसाब से तो मतलब अगर नॉर्मल कस्टम्स है बिजनेस प्रैक्टिस में तो चलेगा ना सर। हाँ, वो तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हाँ हाँ सर, मतलब वो तो है ही फिर। हाँ लॉ के हिसाब से नहीं चलेगा। लॉ लॉ के के हिसाब हिसाब से नहीं से नहीं चलेगा, चलेगा। बट अकाउंट्स में सर ऐसे जनरली चलता है। वो तो चलता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है।
एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन किसी को? सर कौन से इंडियन न्यूज़ है जो हमको इंटरव्यू में पढ़ के जाना है, हाँ जी, इम्पोर्टेंट? मुझे वॉइस नहीं क्लियर हुई। सर क्वेश्चन ऐसा था कि कौन से इंडेक्स इंपॉर्टेंट है एंड इंटरव्यू के लिए पढ़ के जाना है उसके वो। देखिए, इंडेक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा इंडेक्स 115 इंपॉर्टेंट है। कोई सवाल या क्वेश्चन वहां पे, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं। आपको प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए, और प्रोविजंस में भी मेनली जो आपकी इंडस्ट्रीज एप्लीकेबल है उसमें आपसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन का 5 स्टेप मॉडल आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। हम्म। इसके अलावा सेल ऑन अप्रूवल ट्रांजेक्शन्स थोड़ा पढ़ के जाएंगे आप। थोड़ा सा वारंटी का ट्रीटमेंट जरूर पढ़ के जाएंगे आप, वारंटी सेल्स के लिए क्या करते हैं। फिर इंडेस 116 जो है लीज। लीज, इसमें हम कैन, इसमें पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा, बताइए लीज, इंडेस 116 में जो लीज के एग्जेम्पशंस हैं वो स्पेशल एग्जेम्पशंस क्या है? एक तो शॉर्ट टर्म लीज का, और जो असेट्स अगर लो वैल्यू का इंक्लूड है लीज शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट टर्म में। लीज और लो वैल्यू लीज। यस सर। बाकी कई ऐसे लीज ट्रांजेक्शन है जिस पर जैसे लीज ऑफ लैंड, कई सारे ऐसे लीज ट्रांजेक्शन है जिस पर इंडेस अप्लाई नहीं होता, राइट? जैसे मोशन पिक्चर स्क्रिप्ट्स, समझ रहे हैं आप? भाई वहां नहीं शॉर्ट सर, टर्म ये लॉन्ग टर्म वाला देखते ही नहीं है, वो परमानेंट एग्जेम्पशंस हैं। कई यस ऐसे सर। लीज ट्रांजेक्शन है जिस पर इंडेस अप्लाई होता ही नहीं है। क्लियर? ओके सर। ये पढ़ के जाइए। जैसे मेन स्क्रिप्ट होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, मैं कोई फिल्म मूवी बना रहा हूं तो उसको भी मैंने किसी को दिया तो उस पर लीज ट्रांजेक्शन हो भी गया तो भी उस पर इंडेक्स 16 अप्लाई नहीं होगा, 116। समझ रहे हैं? ये परमानेंट, एक्चुअली इंडेस 116 एक ऐसा इंडेस है जिसमें दो तरह के एग्जेम्पशन है। एक तो परमानेंट एग्जेम्पशन जो हमेशा होते हैं, नॉन एप्लीकेबिलिटी जिसको बोलते हैं कि इंडेस लगेगा ही नहीं। तो ऐसी कई सारी लीज के ट्रांजेक्शन है जिस पर इंडेस एप्लीकेबल ही नहीं होता। लेकिन मैंने एक मशीनरी लीज पे ली, अरे एक मशीनरी लीज पे ली या एक बिल्डिंग लीज पे ली, तो इस पर तो इंडेस अप्लाई होगा कि नहीं, बताइए? बोलिए। यस सर। यस सर, होना बिल्कुल होगा। चाहिए। लेकिन ये मशीनरी है, बिल्डिंग, मान लीजिए मशीनरी है, कोई बिल्डिंग की बात करूं, हालांकि बिल्डिंग में अगर ये शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू लीज है, लो वैल्यू तो लीज फिर है मैं तो चाहूं तो इस पर इंडेक्स 116 अप्लाई ना करूं। ये पार्शियल एग्जेम्पशन है। ये तो मैंडेटरी एग्जेम्पशन होते हैं, ये मैंडेटरी थोड़ी है। शॉर्ट टर्म लीज पे और लो वैल्यू लीज पे मैं चाहूं तो मैं इंडेक्स 116 अप्लाई ना करूं, ना करूं। राइट? क्लियर? सर परमानेंट सर। एग्जामेशन का सर कुछ कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए ना। मैंने मूवी बताया ना आपको स्क्रिप्ट। कि जैसे मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट है मेरे पास, मैं मूवी स्क्रिप्ट लिखता हूं, हम्म। या मेरे मोशन पिक्चर समझते हैं आप, मूवी बना रहा हूं मैं, हम्म। तो इसके भी तो ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। मैं किसी को अपनी मूवी आउटराइट सेल कर सकता हूं, या मैं कोई रॉयल्टी एग्रीमेंट कर सकता हूं, तो वो मैं उसमें भी लेस और लिसी हो सकता है, पर उस पर इंडेक्स 116 अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। ओके। आप पढ़िएगा इंडेक्स 116 में नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है परमानेंट एग्जेम्पशन हमेशा, और वो हर इंडेक्स में मिलेंगे आपको। लेकिन इंडेक्स 116 में आपको परमानेंट के अलावा ये ऑप्शनल एग्जेम्पशन मिलेंगे दो। समझ गए? सर वन रिक्वेस्ट सर, आप इंडेक्स 116 में और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो बता सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, देखिए हमेशा बेसिक्स पे जाइए, हमेशा वो बेसिक्स पूछेंगे आपसे। लेसी की बुक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये पूछ रहे हैं आप? यस सर, तो चांसेस है कि वो पूछे जा हाँ, सकते वो हैं। आपसे सिर्फ शब्दों के मतलब समझेंगे।
अब वो आपसे पूछेंगे, बताइए व्हाट इज फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। 1 मिनट। व्हाट इज ऑपरेटिंग लीज, गिव द डेफिनेशन, एक्सप्लेन करिए। Operating lease is basically a short-term lease where risk and reward is remain with नो lessor. नो 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 नो, पहले ही आंसर गलत है, शॉर्ट टर्म लीज है ही नहीं। ऑपरेटिंग लीज भी 4 साल की हो सकती है, 1 साल में हो जाए जरूरी नहीं है। लेकिन risk and reward it's not transferable to lessor in operating मुझे lease. परफेक्ट आंसर चाहिए। यू आर अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, you are qualified cost and management accountant, you are giving interview in a multinational company or a PSU Maharatna Navaratna level. Ownership of the asset not transferred to lessee. What do you mean by what is operating lease? Ownership is not transferred. No. मैं जब डेफिनेशन बोलूंगा तो आप हंस पड़ेंगे मुझ पर। जो ऑपरेटिंग लीज इज ए लीज विच इज नॉट अ फाइनेंस लीज। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो आप मुझे जो कंडीशंस बता रहे हैं वो फाइनेंस लीज की कंडीशंस बता रहे हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी और फलाना होगा और ये होगा और वो होगा और ऐसा हो जाएगा। ऑपरेटिंग लीज इज अ लीज विच इज नॉट अ फाइनेंशियल लीज। इज दिस क्लियर? Yes, sir. नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल लीज? Sir, in which the risk and rewards are transferred. हाँ जी, In which the right of Risk- control of the use of the assets is transferred to the lessee. Sir, risk and rewards are transferred to the lessee रिस्क at एंड the end रिवॉर्ड of the lease. ट्रांसफर और सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड? Substantial risk and reward. यस, द इंपॉर्टेंट वर्ड इज सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड। Hmm. असेट से संबंधित मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड अगर लेसी के पास चले गए तो वो फाइनेंस लीज है। और इन डेज में ऐसी कई सारी सिचुएशंस दे रखी हैं, ऐसी कई सारी सिचुएशंस दे रखी हैं जो ये साबित करेंगी कि असेट से संबंधित मैक्सिमम रिस्क और रिवॉर्ड लेसी को चले गए, इसलिए वो फाइनेंस लीज सिचुएशन कहलाती है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. और वो सिचुएशंस हैं जो अब आप मुझे बता रहे हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, या हमने आज ही लेसी को ऑफर दे दिया कि तुम्हें 3 साल बाद 5 साल बाद ही हम सस्ते में दे देंगे, लोअर प्राइस पे दे देंगे, राइट? Yes, sir. तो वो कंडीशंस आप पढ़ के जाएंगे। लेकिन वो कंडीशंस किस बात की है? फाइनेंस लीज सिचुएशन। मतलब वो ये बता, उन कंडीशंस को पढ़ के, उन सिचुएशन को पढ़ के ये पता चलता है कि देखो इसमें असेट से संबंधित मैक्सिमम सब्सटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हो गए हैं, और सब्सटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड लेसी को ट्रांसफर हो गए हैं तो वो फाइनेंस लीज है। और चूंकि ये फाइनेंस लीज है तो फाइनेंस लीज हो गई, लेकिन अगर वो फाइनेंस लीज नहीं है तो फिर वो ऑपरेटिंग लीज है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. That should be the answer. आंसर हमेशा टू द पॉइंट एंड परफेक्ट होना चाहिए, इधर उधर नहीं घूमना है। बताइए, ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसी और लेसर की बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी? सर, लेसी की बुक्स में तो सेम ही अकाउंटिंग होगा, कुछ डिफरेंशिएट नहीं करना होता है। किसमें? सर, लेसी के बुक्स में तो फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज को अलग अलग नहीं करना होता है। बिल्कुल ठीक बात है, यही मैं सुनना चाहता। फाइनेंस लीज के और जो है हो या ऑपरेटिंग लीज, लेसी की बुक्स में सेम अकाउंटिंग है, राइट? राइट, एंड लेसर के बुक में इंसेप्शन डेट पे बस असेट की और bifurcation करते असेट का नाम क्या है? हैं। राइट टू यूज असेट, राइट राइट ऑफ यूज असेट, राउ असेट, ठीक है। हम्म हमेशा जब भी लीज ट्रांजैक्शन होगा तो लेसी की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी? जल्दी बोलें। राउ असेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी अकाउंट। इज दिस क्लियर? यस सर। क्या राउ असेट्स और लीज लाइबिलिटी हमेशा इक्वल अमाउंट होते हैं या अलग अलग हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं तो फिर एंट्री टैली कैसे होगी? सर। डेबिट 100 से कर दिया, क्रेडिट 90 से ही किया, फिर क्या करूं? ये 110 से हो गया तो क्या करना है? हो सकता है क्या ऐसा? क्या मेरा क्वेश्चन है, कैन राउ असेट्स एंड लीज लाइबिलिटी ऑलवेज इक्वल और मे बी डिफरेंट? इट मे बी डिफरेंट। डिफरेंट सर, डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि राउ असेट्स में कई सारी और कॉस्ट जुड़ सकती है। लीज लाइबिलिटी तो जो हम लेसर हमसे लेगा, लेसी जो देगा उसका प्रेजेंट वैल्यू होती है, राइट?
यस सर। डिफरेंस अगर आएगा राउ असेट्स और लीज लायबिलिटी में, तो इट इज चार्ज टू पीएनएल, करेक्ट? नो। सर अगर कोई स्पेशल केस है तो फिर वहां जाएगा, अदरवाइज पीएनएल। कहाँ? नहीं सर, सर पीएनएल पे नहीं जाएगा, कैपिटलाइज होगा सर। नहीं, कैपिटलाइज कब होगा? सर अगर कैश आपने स्टार्ट में इन फ्रंट कैश दिया हो या फिर ऐसा नहीं, सब कैपिटलाइज रहेगा। होगा तो फिर असेट्स में ही जुड़ जाएगा ना। बट सर वो एट द इंसेप्शन डेट यू हैव टू पे दा ना, तो वो कैश अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ना, कैश या बैंक एज द केस में भी। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है। वो मतलब द लीज कोर, लायबिलिटी में द नहीं आएगा, अल्टीमेट थिंग इज दैट राउ असेट एंड लीज लायबिलिटी मे बी सेम, मे बी डिफरेंट, राइट? मे बी डिफरेंट। यस, करेक्ट। तो लेस अल्टीमेटली इंड एस 116 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो पहला क्वेश्चन फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन होगी, राइट? और दूसरा, दे विल आस्क, आपसे वो कोई केस बना के दे देंगे कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन है, बताओ ये ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज। तो वहां पे आपको पहले ये चेक करना है कि फाइनेंस लीज है या नहीं। अगर वो फाइनेंस लीज नहीं है तो ये ऑपरेटिंग लीज होगी, करेक्ट? Yes, sir. तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि लेसी की बुक्स में देयर इज नो डिफरेंस इन ओएल एंड एफएल। क्लियर? यस सर। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडेस 116 में परमानेंट एग्जेम्पशन जो है वो तो है ही, परमानेंट नेचर के। परमानेंट का मतलब होता है नॉन एप्लीकेबिलिटी, मतलब उन पर तो इंडेक्स इंडेक्स एप्लीकेबल अप्लाई नहीं होगा ही होगा। नहीं, आपकी इच्छा चलेगी ही नहीं। लेकिन दो टेम्पररी एग्जेम्पशन दे रखे हैं, ऑप्शनल एग्जेम्पशन दे रखे हैं, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू लीज के, ठीक है? यस सर। यस। और उसके बाद फिर लेसोर की बुक्स में से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इंटरव्यू लेवल पर। लेसोर की बुक्स में ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का अंतर आएगा, तो उसमें शब्दों के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज? व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज? व्हाट इज UEFI? UEFI मींस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। पढ़ के जाना ये, ठीक है? ये 3 शब्द पढ़ के जाएंगे आप। हो गया? यस सर। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू? आपको क्लियर है ये GRV? इट इज द वैल्यू विच इज गारंटेड बाय लेसी। सर ऑन बिहाफ ऑफ लेसी, लेसर को गारंटी मिल गई है, थर्ड पार्टी से मिल गई है, राइट? सर जो जीआरबी होती है वो लेसी से मिलती है गारंटी, एंड जो हाँ, यूजीआरबी पर होती है वो लेसी थर्ड और पार्टी लेसर के से। लिए GRV अलग अलग हो सकती है क्या? यस सर। बिल्कुल ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर नहीं, ज्यादा नहीं पूछेंगे इसमें से, ठीक है? केवल लेसर की बुक्स की टर्म्स याद करके जाइएगा, टर्मिनोलॉजी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज क्या है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या है, ठीक है? और GRV का मतलब। ओके। क्या लीज रेंट आपने सुना है? लीज रेंट, यस सर। लीज रेंट में क्या नहीं आएगा? ऐसे 2 अमाउंट मुझे बताइए जो लेसी लेसर को देगा तो सही, लेकिन लीज रेंट में नहीं आएगा। भाई लेसर को लेसी लीज ट्रांजैक्शन के बदले में रेंट देता है, लीज रेंट होता है, लेकिन ऐसे 2 आइटम बताइए मुझे जो कि लेसी देगा लेसर को, लेकिन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन लीज रेंट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट। इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो पहली बार में ही सिक्योरिटी डिपॉजिट तो हो जाएगा, ठीक है? मैं लीज टर्म स्टार्ट होने के बाद की बात कर रहा हूं। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। नो, GRV इज अ पार्ट ऑफ MLP। मिनिमम लीज पेमेंट में लीज रेंट के साथ GRV भी आती है। भाई लीज रेंट हो, GRV हो, और कभी कभी लेसर के लिए अनगारंटीड वैल्यू भी लेते हैं, तो वो तो उसकी तो पूरी प्रेजेंट वैल्यू निकलती है, मालूम है ना आपको? यस सर। मैं तो बोल रहा हूं वो इस कैलकुलेशन में ही नहीं आएंगे दोनों। लेसी, भाई देखो, सुनो ध्यान से, लेसी ने लेसर को लीज रेंट दिया, लेसी ने GRV दी, गारंटी दी, तो अल्टीमेटली लीज रेंट और गारंटीड रेसिडुअल मिला के जो मिनिमम लीज पेमेंट लेसी लेसर को करेगा, उसी की तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं आप इंड एस 116 में। यस सर।
तो मैं तो ये बोल रहा हूं वो जो प्रेजेंट वैल्यू वाली कैलकुलेशन है वो होगी ही नहीं। ऐसे दो अमाउंट बताइए लीज रेंट के जो लेसी लेसर को देगा, लेकिन उसकी नॉर्मल अकाउंटिंग होगी। ना वो शॉर्ट टर्म लीज है ना वो लो वैल्यू लीज है, उसके बावजूद भी इंड एस 116 की अकाउंटिंग नहीं होगी। मैं बता देता हूं, कंटिंजेंट रेंट सुनाइए। यस सर। लेसी ने लेसर को कहा कि साहब मैं आपको लीज रेंट 10 लाख रुपए तो दूंगा, हर साल 2 लाख रुपए तो दूंगा, और साथ में मैं आपको हर साल की सेल का 2% दूंगा। समझ गए? यस सर। तो हर साल की सेल का 2% दूंगा, इसका मतलब है मान लो हर साल सेल 1-1 लाख रुपए होगी, 10-10 तो 1-1 लाख का 2%, 2-2 हजार रुपए भी तो लेसी देगा। फिर ये रेंट फ्यूचर की सेल पे निर्भर है कि नहीं? Yes. लेसी लेसर को ये भी बोल सकता है कि मैं आपको हर साल का जो प्रोडक्शन की वैल्यू होगा उसका 5% दूंगा। फ्यूचर में होने वाली किसी कंटिंजेंसी पे निर्भर अगर रेंट का होगा, रेंट अगर एज ए परसेंटेज होगा तो वो कंटिंजेंट रेंट कहलाएगा। और इसकी एंट्री क्या होगी मैं बता देता हूं, सिंपल, कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे, कोई एमएलपी में नहीं आएगा ये। इसकी एंट्री लेसी कर लेगा, सिंपल, लीज रेंट टू बैंक, पीएनएल टू लीज रेंट। पीएनएल में ट्रांसफर। लेसर कर लेगा भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट एंड पीएनएल टू लीज रेंट टू पीएनएल। क्लियर? यस सर। ये वो पूरे इंडेज, कोई लो वैल्यू लीज नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म लीज नहीं है, ये प्रॉपर लीज का ट्रांजैक्शन है। इस पे लीज इंडेज 116 एप्लीकेबल है। उसके बावजूद भी कंटिंजेंट रेंट एक ऐसा रेंट है जिस पर इंडेज 116 का कोई प्रोविजन नहीं लगेगा, सिंपल अकाउंटिंग हो जाएगी एक्सपेंस और इनकम मान के। ठीक है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. हेलो? यस सर। हेलो? यस सर। यस सर, यस। हाँ। यस सर। और एक और अमाउंट है कोई ऐसा, reimbursement of expenses paid by lessor, reimbursement by lessee to lessor। समझे क्या? Yes, मुझे sir. मशीन चाहिए मान लीजिए, तो मैं लेसी हूं, आप लेसर हो, मैंने आपसे मशीन रेंट पर ली, लीज ट्रांजैक्शन हो गया, अपना लीज रेंट तय हो गया, जीआरबी तय हो गई, सब कुछ हो गया। अब मान लीजिए कि मैं जयपुर में हूं, आप जो है चेन्नई में है, तो चेन्नई में है आप और मैं जयपुर में हूं, तो मैंने कहा साहब मशीन भिजवा दो, तो आपने मुझे मशीन भिजवा दी और ट्रांसपोर्टेशन में 10,000 रुपए लग गए, तो 10,000 रुपए खर्चा आपने पे किया लेसोर ने, और वो मैं आपको वापस दे रहा हूं। समझे? यस सर। यस सर। तो ऐसे खर्चे जो कि लेसोर ने पे किए हैं पर लेसी उसे रिएम्बर्स कर देगा लेसोर को, तो एक तरीके से जैसे लीज रेंट दे रहा था वैसे लेसी ने लेसोर को कुछ दिया तो है, तो लेसोर इसकी एंट्री करेगा पहले एक्सपेंस टू बैंक, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू बैंक, मान लो 10,000 रुपए लग गए, फिर लेसी उसको वापस देगा, तो लेसी एंट्री करेगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टू बैंक, ये लेसी के लिए खर्चा हो जाएगा और लेसी से पीएनएल में भेज देगा, ये कोई कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। वो प्रेजेंट वैल्यू का पार्ट नहीं। और फिर जैसे लेसर को वापस मिलेंगे तो लेसर एंट्री कर लेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, इनकम नहीं है, एक्सपेंस कम हो जाएगा उसका। समझे? Yes. मतलब लेसर का पहले 10,000 का खर्चा होगा, फिर लेसर को 10,000 मिल जाएंगे तो उसका खर्चा 0 हो जाएगा, और अल्टीमेटली लेसी ने पे कर दिया ये, तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए उसने, तो ये ऐसे खर्चे हैं जो कि लेसी के बिहाफ पर पहले लेसर ने पे कर दिए थे, बाद में लेसी ने उसे रिएम्बर्स किया, तो इन पर भी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपल खर्चा है, पीएनएल में जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes. यस सर। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चंस इस तरीके के वो कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछेंगे। गेट माय पॉइंट? यस सर। तो इंडेस 115 में कौन से क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको, इंडेस 116 के क्वेश्चन बता दिए, उसके बाद इंडेस 21 में मैंने आपको बताया
इंपॉर्टेंट चीजें, इंडेस 8 हमने देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो कि पीएनएल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात हमने की। उसके बाद जो है इंडेस 103 और 110 में एक बेसिक डिफरेंस हमने देखा। ठीक है, यस क्लियर? सर, Yes, sir. यस सर। हाँ, चलिए, मेरा आपसे एक क्वेश्चन और है। इंडेस 12 किस पर एप्लीकेबल है? सर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। इसमें और एस जो पुराना था 22 में बड़ा, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सर इंडेस 12 बैलेंस शीट बेस्ड है बैलेंस Yes. शीट बेस्ड है, ये और पीएनएल वो बेस्ड था। पीएनएल बेस्ड था। यस सर। वेरी गुड। चलिए, क्या इसमें डीटीए डीटीएल बनता था? वो तो पढ़ा ही नहीं सर। हाँ बनता ही था सर। इसमें डीटीए डीटीएल बनता है? यस सर। चलिए, क्या हमेशा डीटीएल बनाना जरूरी होगा? क्योंकि असेट और लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस देखते हैं, राइट? यस सर। तो डीटीएल डीटीए होता है। अगर असेट का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस अलग अलग है, कम ज्यादा है, तो डीटीए डीटीएल बनेगा, ये तो मालूम है आपको। यस क्या सर। डीटीएल के कोई एक्सेप्शंस है कि नहीं बनेगा? ये पढ़ के जाइए। जब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है और गुडविल रिकॉग्नाइज होती है, क्या रिकॉग्नाइज होती है? गुडविल। तो अकाउंटिंग में तो मान लो गुडविल आ गई 100 रुपए की, क्या इनकम टैक्स वाले कोई गुडविल रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। तो गुडविल का टैक्स बेस हमेशा 0 होगा। तो हाँ। गुडविल का कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस हमेशा अलग होता है बिजनेस एक कॉम्बिनेशन में, होता है कि नहीं? यस सर। लेकिन कभी भी डीटीएल रिकॉर्ड नहीं होगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट, अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट अगर टैक्स बेस ऑफ असेट से ज्यादा होती है तो हमेशा डीटीएल रिकॉर्ड होता है, हाँ या ना? यस सर। लेकिन गुडविल बिजनेस कॉम्बिनेशन पे जो आएगी उसमें कभी डिटेल रिकॉर्ड भी नहीं होगा डीटीएल रिकॉर्ड नहीं होता है। सर्कुलर रेफरेंस के कारण। हाँ जी, सर बिकॉज ऑफ सर्कुलर रेफरेंस। बिकॉज ऑफ, सर्कुलर रेफरेंस। नहीं सर्कुलर वाली बात भी नहीं है। अरे डीटीएल बनाएंगे तो एंट्री करेंगे पीएनएल टू डीटीएल, हाँ या ना? यस सर। अब जब पहली बार कोई भी बिजनेस आप एक्वायर करते हो तो जो डिफरेंस आता है वो लॉस ही तो गुडविल में जाता है। तो अब यहाँ पे पीएनएल की जगह मुझे गुडविल वापस करनी पड़ेगी, तो डीटीएल बनाते भी जाऊंगा तो गुडविल ही बढ़ती जाएगी, तो मतलब क्या है? राइट, वही वही बोला सर, बार बार सर्कुलर रेफरेंस हो जाएगा, बार बार एक लूप में हो अरे जाएगा। वो सर्कुलर रेफरेंस वैसे कह रहे थे, बिल्कुल ठीक। ठीक है, यस सर। और कोई एक्सेप्शन? डीटीएल नहीं बनाने का, जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन के अलावा असेट लायबिलिटी लेते हो तो कभी भी डीटीएल नहीं बनाते, राइट? नहीं आई बात समझ में? सुनो ध्यान से। मैंने एक बिजनेस एक्वायर किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री होती है ना बिजनेस कॉम्बिनेशन में। यस सर। और टू कंसिडरेशन यही होता है ना। तो असेट माइनस लायबिलिटी नेट असेट आती है, और कंसिडरेशन 100 रुपए है, नेट असेट 90 रुपए है, तो ही तो 10 की गुडविल आएगी। यस सर। और तो ही तो अब ये 90 रुपए की असेट, ये जो असेट लायबिलिटी 90 की है, ये तो कैरिंग अमाउंट हो गया। अगर इसका टैक्स बेस 70 होगा तो डीटीएल भी रिकॉर्ड होगा कि नहीं? यस सर। लेकिन ये बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं होता और मैं नॉर्मली मशीन खरीद रहा हूं, मशीन टू बैंक, तो क्या डीटीएल रिकॉर्ड होगा क्या? नो सर। जब भी बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है तो ही इनिशियल रिकॉग्निशन पे डीटीएल आता है, हाँ या ना? यस सर। अगर केवल इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटी आपने ऐसे ही खरीद ली बिना बिजनेस कॉम्बिनेशन के, तो कभी भी डीटीएल नहीं आएगा। क्लियर? तो डीटीएल के एक्सेप्शन क्लियर हो गए आपको? यस सर।
ऐसे डीटीए के भी एक्सेप्शन समझ में आ गए। गुडविल के केस में कभी डीटीए आएगा ही नहीं, बताओ क्यों? क्योंकि टैक्स भी ज्यादा। गुडविल के लिए हमेशा ये बोलूंगा कि गुडविल के लिए हम हमेशा यही कहेंगे कि बिजनेस गुडविल के केस में कभी भी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि गुडविल का कैरिंग अमाउंट हमेशा अकाउंट्स में होगा, इनकम टैक्स में नील होगा। हाँ या ना? नील होगा। यस सर। तो हमेशा गुडविल का कैरिंग अमाउंट इनकम टैक्स में 0 होगा और अकाउंट्स में ही ज्यादा होगा। तो असेट का कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो हमेशा डीटीएल ही बनता है। तो DTL गुडविल बनेगा। के केस में डीटीए की तो बात ही नहीं होगी। इज दिस क्लियर? क्लियर? यस सर। वेरी गुड। तो यहां पर अब मुझे बताइए, ये तो होगा एक्सेप्शन। डीटीएल का अगर आपसे एक्सेप्शन पूछे तो बोलना बिजनेस कॉम्बिनेशन की गुडविल में डीटीएल नहीं बनता। क्लियर? और अगर आपसे डीटीएल का दूसरा एक्सेप्शन पूछे तो आप बोलेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन के अलावा अदर देन कोई असेट लायबिलिटी आप लाते तो कभी डीटीएल नहीं बनता। क्लियर? यस सर। यस सर। अगर आपसे पूछे डेफर्ड टैक्स एसेट के एक्सेप्शन, तो गुडविल वाला एक्सेप्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डीटीए के केस में कभी भी गुडविल के केस में डीटीए होगा ही नहीं। क्लियर? क्लियर? यस सर। और बिजनेस कॉम्बिनेशन के अलावा अगर ट्रांजैक्शन हुआ अदर देन नॉर्मल असेट लायबिलिटी, आपने इंडिविजुअल असेट लायबिलिटी ली, कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वहां पर भी असेट का कैरिंग अमाउंट असेट का कम हो सकता है, टैक्स बेस ज्यादा हो सकता है, तो डीटीए क्रिएट नहीं होता है। डीटीए पहली बार इनिशियल रिकॉग्निशन पे तभी क्रिएट होता है, पहली बार जब असेट लायबिलिटी बुक्स में बिजनेस कॉम्बिनेशन में आती है तो ही डीटीए डीटीएल बनता है। राइट? यस सर। ऐसे ही चलते फिरते मशीन फर्नीचर खरीदते हैं बिना बिजनेस कॉम्बिनेशन के, तो डीटीए डीटीएल नहीं बनता। ठीक? तो ये तो थे डीटीएल और डीटीए के एक्सेप्शंस। क्लियर? यस सर। अब मेरा क्वेश्चन Yes, ये sir. है, क्या कोई डीटीएल बनता है या नहीं बनता है? वो तो कब नहीं बनता वो तो हो गया, कब नहीं बनता वो तो डीटीएल डीटीए का हमने डिस्कस कर लिया, कब नहीं बनता। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर डीटीएल और डीटीए बनता है तो क्या कोई कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ती है? नहीं बनता तो बात ही खत्म हो गई कि नहीं भैया वो फलाना चीजें तो एक्सेप्शन है, नहीं बनेगा डीटीएल डीटीए। लेकिन अगर इंडेस के हिसाब से डीटीएल बन रहा है या डीटीए क्रिएट हो रहा है, तो इज देयर इज एनी कंडीशन कि ये कंडीशन पूरी होगी तो ही ऐसा कर सकते हो आप? सर फ्यूचर में रिवर्सिबल होना चाहिए, अगर रिवर्सिबल नहीं है तो फिर नहीं बनाएंगे। किसके लिए बोल रहे हो आप? डीटीए डीटीएल? तो डीटीएल। डीटी डीटीएल। नो, डीटीएल के लिए कोई कंडीशन नहीं है। डीटीए के लिए डीटीएल हमेशा बनेगा। हाँ हाँ वो तो टेम्पररी डिफरेंस होना चाहिए। कौन सा वाला? टेम्परेरी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। टैक्सेबल डिफरेंस। हाँ भाई, अदर देन टेम्पररी डिफरेंस तो आता ही नहीं है, तो पता ही है। यस सर। तो इन एनी केस डीटीएल के जो ऊपर एक्सेप्शन बताए थे उस केस में डीटीएल नहीं बनेगा। लेकिन अगर डीटीएल बनेगा तो फिर कोई और कंडीशन देखनी नहीं होती है। क्लियर? यस सर। यस सर। लेकिन डीटीए नहीं बनेगा, वो ऊपर बताइए कब नहीं बनेगा। लेकिन अगर डीटीए बनेगा तो भी एक कंडीशन चेक करनी पड़ती है, वो कि फ्यूचर में सफिशिएंट प्रॉफिट होने चाहिए। राइट? कि रिवर्स हो पाएगा। यस, फ्यूचर में सफिशिएंट प्रॉफिट होने चाहिए, या फ्यूचर में और भी वो दूसरी कंडीशंस हैं, याद है आपको? भाई अगर आज आप कंपनी स्ट्रेटेजी बनाए प्रॉफिट बनाने के। सफिशिएंट प्रॉफिट होने चाहिए। आपने या फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली जिससे फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे, पढ़ा होगा ना आपने? यस सर। हाँ, तो याद रखना, डीटीए नहीं बनना है तो वो तो एक्सेप्शन है, लेकिन अगर डीटीए बन भी रहा है, वो एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, तो भी डीटीए बनाने के लिए चेक करना है कि फ्यूचर में वो रिवर्स हो सकता है या फ्यूचर में सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम होगी। क्लियर? यस सर। तो ये इंडेस 12 में ये मेन बातें थी, याद रहेंगी? यस सर। यस सर। चलिए तो क्लोज करें, आज तो 1 घंटे का ही सेशन रखा गया था। यस सर। तो ये मेजरली मैं आपको बता रहा हूं कि जो इंडेस 115
जो मैंने बताया इंडेस 116 के क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताए, इंडेस 12 के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने अभी बताया, इंडेस 21 में फॉरेन एक्सचेंज में मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का ध्यान रखें, है ना। उसके अलावा इंडेस 8 मैंने आपको बताया नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट, ठीक है। हम्म, इंडेस 110 और 103, इसका तो खैर मैंने भी आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब आपने दिया, ये हो गया। तो एंड करें सेशन को। यस सर। फर्दर सेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म कर देंगे, तो मैं फर्दर सेशन ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ओके सर। ओके सर। और आप ये भी, आप ग्रुप पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, उसके जवाब भी आपको मिल जाएंगे। ओके। ओके सर। श्योर सर। और ओके फिर सर। भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक लगता है कि हमें कोई इंडेस, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कोई एक दो इंडेस है जिसके और बेसिक्स क्लियर करने हैं और कुछ समझना है, या किसी पर्टिकुलर इंडेस में हमको कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन समझना है, तो हम उसका भी सेशन ले सकते हैं। राइट। ओके ठीक है श्योर। सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। और थैंक यू एक सर। बात थैंक याद यू। रखना, इंटरव्यू में ये सब चीजें तो सेकेंडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार कहता हूं, जो क्वेश्चन आपको लगता है हमें नहीं आता, इमीडिएटली उसके मुंह पे मना कर देना नहीं आता, ठीक है। बोल देना सर नहीं आता, उसमें क्या है, कोई हम कोई भगवान थोड़ी ना है। हो गया। राइट। यस सर। Yes, sir. हाँ, बाय बाय। Thank you, sir. मेरा नाम तो थैंक यू पता है ना सर। सबको। हाँ यस सर। सर। क्या नाम है? आयुष, साक्षी। अमित सर। अमित अरे सर। पूरा भी तो होगा अमित के आगे। अमित सुमेरिया सर। माई सेल्फ CA अमित सामरिया, तांबे। ठीक है। यस सर। तो सांवरिया नहीं, सामरिया, SAM, ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलिए, बाय बाय। थैंक यू सर।